हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू neetuznd.com। आज की इस वीडियो में हम एनटीए मॉक टेस्ट 2 के भाग 2 के बारे में बात करेंगे। इस भाग 2 में हम कुल मिला के 30 प्रश्नों का सिलसिलेवार रूप से अध्ययन करेंगे और उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, अध्याय एनटीए जो अभ्यास मॉक टेस्ट 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इससे पहले हमने उसे अपलोड किया था। ये जो हमारा है एनटीए मॉक टेस्ट 2 का भाग 2। पहला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे की वृद्धि के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। मतलब बहुत से सारे सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधे के वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और कौन से नहीं है पूछ रखा है। तो जो जो आवश्यक है वृद्धि के लिए उनके जो है वो कौन कौन से हैं, वो है फेरस, मैग्नीज, जिंक, बोरन, कॉपर। ये क्या है, ये सारे क्या है, आवश्यक सूक्ष्म क्या है, आवश्यक सूक्ष्म तत्व हैं। तो पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है, जिंक भी है, कॉपर भी है, मैग्नीज भी है, लेकिन क्या है, कैल्शियम नहीं है। अतः जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, यदि जन्म और मृत्यु दर बराबर होती है, मतलब जितना जन्म लेगा इतना और उतना ही मरेगा, तो इसके परिणाम स्वरूप समिष्ट वृद्धि दर शून्य होगी। इसे किस रूप में जाना जाता है। मतलब अगर जन्म भी ले रहा 5 बच्चा और मृत्यु भी हो रही है 5 बच्चे की, तो जो समिष्ट वृद्धि दर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शून्य। वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो क्या है, ऑप्शन है हमारे पास प्रतिस्थापन स्तर, प्रकृति वृद्धि दर, स्थिर समिष्टि और द्विगुणन समय। तो द्विगुणन समय तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या होगा, स्थिर समिष्टि होगा, यानी कि समिष्ट जो होगा इसमें कोई किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। अतः करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मासिक धर्म किसमें होता है। आपने अगर अध्याय 1 पढ़ा होगा 12वीं कक्षा का, तो उसमें है जीवों में जनन चैप्टर। तो उसी में इसका एग्जाम्पल दिया रखा है कि ये किस किस में होता है। ऑप्शन है हमारे पास सभी स्तनधारियों में, यूथेरियन प्राणियों में, मेटाथेरियन प्राणियों में और सभी प्राइमेट्स में। ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा भैया वो होगा सभी प्राइमेट्स में। जितने सारे प्राइमेटा है उसमें होते हैं, क्या होते हैं, प्राइमेट्स में क्या होते हैं, होते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म, और प्राइमेट्स के अलावा अन्य स्तनधारी में होते हैं स्ट्रेस साइकिल। ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन है, सुपोषण किसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 33, सुपोषण किसके कारण होता है। ऑप्शन है हमारे पास केवल फॉस्फेट चट्टानों के, केवल कृषिगत उर्वरक के, वाहित मल और फॉस्फेट चट्टानों के, वाहित मल और कृषि उर्वरक से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाहित मल और कृषि उर्वरक से। ठीक है, क्या होगा, वाहित मल और कृषि उर्वरक से क्या होगा, सुपोषण की क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है, लिलिएसी कुल में किस प्रकार का अंडाशय पाया जाता है। यहाँ पे लिलिएसी फैमिली के बारे में पूछ रहा है, उसमें किस प्रकार का अंडाशय पाया जाता है। तो लिलिएसी जो फैमिली है उसमें ऊर्ध्ववर्ती और त्रिअंडपी क्या होते हैं, अंडाशय क्या होता है, अंडाशय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इन पादपों का एक काया पुंजक विविधता दिखाई देती है। कुछ पादपों के नाम दिए गए होंगे, उनमें काया पुंजक दिखाई देती है, वो कौन कौन से हैं और क्या क्या करते हैं पादप पुंजक में, इसके बारे में हमें बताना है। तो जो ऑप्शन है हमारा, प्रदूषित मृदा या जल में वृद्धि करने वाले, गामा किरणों के संपर्क में आने वाले,
उत्तक संवर्धन में बढ़े हुए और पुनर्योजन योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा रूपांतरित। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि उत्तक संवर्धन में बढ़े हुए क्या होते हैं, ये होते हैं। ठीक है। काया पुंजक विविधता पादपों में देखी जाने वाली वह विविधता है जो पादप उत्तक संवर्धन द्वारा उत्पादित की गई है। काया पुंजक विविधता कैलस से पुनर्योजित पादपों तक सीमित नहीं होती है, लेकिन यह विशेष रूप से इनमें सामान्य होती हैं। विविधताएं जीव प्रारूपी या दृश्य प्रारूपी हो सकती हैं, जो बाद में उत्पत्ति में आनुवांशिक हो सकती हैं, आनुवांशिकी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मधुमक्खियों में पुमक्सिको का निर्माण किससे होता है? पुमक्सिको का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है अनिषेचित अंडे, निषेचित अंडे, डिंबक शाही जेली द्वारा पोषित किया जाता है और कुपोषित डिंबक से। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? अनिषेचित अंडों के द्वारा मधुमक्खियों में पुमंसिको का निर्माण होता है। ठीक है। अब इसके जो सॉल्यूशन उसके बारे में बात करते हैं। रानी मधुमक्खी दो प्रकार के अंडे निक्षेपित करती है, निषेचित और अनिषेचित। निषेचित अंडे से मादा मधुमक्खी तथा अनिषेचित अंडे से नर मधुमक्खी उत्पन्न होती है, जिन्हें पुमंसिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हम मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं भैया, ये भी जान लीजिए आप क्या कहते हैं, एपीकल्चर। भारत में जो होते हैं वो 4 प्रकार की मधुमक्खी की प्रजाति पाई जाती हैं। कौन कौन से? एपिस डोर्स्टा, एपिस इंडिका, एपिस फोलेरा और एपिस मेलिफेरिया, यानी कि इटालियन बी, छोटा वाला मधुमक्खी, भारतीय मधुमक्खी और पहाड़ी मधुमक्खी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका द्वारा आयन के सक्रिय परिवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मतलब कोशिकाओं में आयन का जो सक्रिय प्रभाव होता है वह किसकी मतलब उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है हमारे पास उच्च तापमान, एटीपी, क्षारीय पीएच और लवण। तो आपको एक बात बता दे भैया, एक्टिव और पैसिव यानी कि सक्रिय और असक्रिय परिवहन। तो सक्रिय परिवहन जो होगा उसमें क्या होगा? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा किससे मिलता है? एटीपी से मिलता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 उपकला का वह प्रकार जो रक्त वाहिकाओं की आंतरिक दीवारों का निर्माण करती है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर वाला जो दीवार है उसका निर्माण करती है, उसे हम किस प्रकार की उपकला में रखते हैं? ऑप्शन है हमारे पास घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला और सल की उपकला। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या है? डी है, यानी कि सल की उपकला में रखा जाता है। क्या है? सल की उपकला में रखा जाता है। अब सल की उपकला क्या होती है? यह अनियमित सीमाओं वाली चपटी कोशिकाओं के पतले अस्तर से बनी होती हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पादप नहीं है? कीटभक्षी पादप नहीं है तो आपने निफेंथिस के बारे में भी पढ़ा होगा, ड्रोसेरा के बारे में भी पढ़ा होगा और यूट्रिक्लेरिया के बारे में भी पढ़ा होगा। ये जो है ये क्या है? ये सब तीनों है कीटभक्षी पौधे, लेकिन मोनोट्रोपा जो है वो कीटभक्षी पौधे नहीं है। अतः जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। मोनोट्रोपा एक मृतजीवी पादप है, जबकि नेफेंथिस, सैरोकोनिया, ड्रेसेरा, डियोना और यूट्रिक्लेरिया कीटभक्षी क्या है? पादप है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है गर्भधारण की शुरुआत किस के अंतःरोपण से होता है? मतलब गर्भधारण की शुरुआत
किसके अंतःरोपण से होता है? ऑप्शन है हमारे पास भ्रूण, निषेचित अंडाणु, कोरक रंध्र और कोरक पुटी। किसके कैसे अंतःरोपण से होता है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि कोरक पुटी के अंतःरोपण से गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में शामिल है सिवाय, मतलब जैव प्रौद्योगिकी के जो अनुप्रयोग है उसमें शामिल है एक को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? आइए देखते हैं। जैव उर्वरक फसलें, बिल्कुल सही है, ये शामिल है। जीन चिकित्सालय बिल्कुल शामिल है, और आणविक निदान ये भी शामिल है। लेकिन पारंपरिक संकरण ये शामिल नहीं है हमारे जेनेटिक्स में। ठीक है भैया, ये हमारे शामिल नहीं है, ये तो भाई पुराने तरीके से किए जाते आ रहे हैं, तो ये शामिल किसमें नहीं है? ये हमारे नहीं है। अब पारंपरिक प्रजनन किसे कहते हैं? देखो भैया, अब हुआ कि इस साल अभी अभी रबी, मतलब अभी तो खरीफ, अभी तो उसका धान वान मतलब बरसाती फसलों का बात चल रहा है। भारत में दो प्रकार की फसल होती हैं, एक तो रबी होती है और एक खरीफ होती है। ठीक है, रबी फसल जो ठंडे में बोए जाते हैं, मतलब विंटर सीजन में, और खरीफ जो गर्मी में बोई जाती है। ठीक है, तो अभी धान का मौसम चल रहा है भैया, धान अभी लगाए जा रहे हैं, धान की बीचड़ बोए जा रहे हैं। ठीक है, तो धान का जो बीज है, चलिए धान हो गया, कब धान होगा? धान कब होगा? अक्टूबर में। ठीक है, और अक्टूबर में गेहूं लगेगा, अक्टूबर से पहले हो जाएगा और गेहूं लगेगा। तो अक्टूबर से जो पहले धान की जब हम कटाई करते हैं और उसे जब हम अलग करते हैं, तो धान के जो अच्छे वाले बीज होते हैं ना, जो मतलब सुपोषित, मतलब अच्छे से पके गए मोटे ताजे, उन्हें हम रख लेते हैं और पहले ही उसे हम अगले साल बीजड़ के रूप में, बिया के रूप में गिरा देते हैं, और उसे फिर हम उसे ही चारों तरफ रोपते हैं। तो ये क्या हो गया? पारंपरिक संकरण, यानी कि परंपरागत तरीके से उसे रख लेना और फिर अगले साल के लिए उसे उपजाना। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे पारंपरिक संकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। एक जीव में यदि गुणसूत्रों की सामान्य द्विगुणित संख्या है, जो गुणसूत्र की सामान्य द्विगुणित संख्या है 2n 8 है, और अर्धसूत्री विभाजन के अंत में प्रत्येक संतति कोशिका के कितने गुणसूत्र उपस्थित होंगे? तो 2n का जो संख्या है वो कितना है? 8 है, लेकिन बोल रहा है कि अंत के प्रत्येक संतति कोशिका में कितने गुणसूत्र उपस्थित होंगे, कितने गुणसूत्र उपस्थित होंगे, और अर्धसूत्री विभाजन बोल रहा है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन बोल रहा है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8, यानी कि 8 जो होगा उपस्थित होगा। कितना होगा? 8 उपस्थित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ये तो कथन वाला क्वेश्चन है। मध्य पट गर्भ निरोधक उपकरण है, ठीक है, जिसका उपयोग महिलाओं द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा विकल्प सही है, और सही विकल्पों का चयन करना है। ठीक है भाई, अब सही विकल्प कौन सा है देखते हैं। उन्हें गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है, उन्हें ग्रीवा क्षेत्र में आच्छादित करने के लिए रखा जाता है, वो भौतिक रोधकों का एक उदाहरण है, वो शुक्राणु नाशक कारक के रूप में कार्य करता है। तो जो इसमें दो जो करेक्ट जो स्टेटमेंट है, जो सही कथन है, वो कौन कौन से हैं? वो है उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें ग्रीवा क्षेत्र को आच्छादित किया जाता है, और वो भौतिक रोधकों के रूप में काम करते हैं। ये दोनों क्या? ये दोनों करेक्ट आंसर है। तो जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सेकंड और थर्ड जो हमारा कथन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, एबीए किसमें शामिल होता है? एबीए एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का एबिसिक अम्ल है। एबिसिक अम्ल किसमें शामिल होता है? ऑप्शन है हमारे पास, कोशिका के विभाजन के वृद्धि में, परोह दीर्घीकरण में, मूल दीर्घीकरण में, और बीजों की प्रसुप्ति में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि बीजों की प्रसुप्ति में क्या होता है? ये सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कैल्सोटोनिन क्या है?
कैल्सिटोनिन क्या है भैया? रुधिर में कैल्शियम के स्तर को कम कर देता है, रुधिर में कैल्शियम स्तर को बढ़ा देता है, कैल्शियम के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और रुधिर में पोटेशियम के स्तर को बढ़ा देता है। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन ये तो होगा नहीं क्योंकि पोटेशियम की तो बात ही नहीं। कैल्सिटोनिन किससे संबंधित होगा? कैल्शियम से। तो कैल्सिटोनिन जो होता है वो रुधिर में कैल्शियम की स्तर को क्या कर देता है? कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। यह एक प्रकार का दीर्घ पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है? एक प्रकार का दीर्घ पेप्टाइड हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। परागन जो जो बंद पुष्पों में होता है यह किस रूप से जाना जाता है? जो बंद पुष्प में परागन की प्रक्रिया होती है उसे हम किस रूप में जानते हैं? परिनिषेचन, अनुमील्य, डिक्लीन और स्त्री पूर्वता। क्या कहते हैं? स्त्री पूर्वता। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा अनुन्मिल्य, अनुन्मिल्य जो हमारा है करेक्ट आंसर है। ये बंद पुष्पों में यह क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कॉर्क कैम्बियन किस प्रकार से विकसित होता है? कॉर्क कैम्बियन जो होता है वो कैसे विकसित होता है? ऑप्शन है हमारे पास शीर्षस्थ विभोज्योतक से, अंतःवृष्ट विभोज्योतक से, आदिम विभोज्योतक से और पार्श्व विभोज्योतक से। तो जो हमारा है क्या है क्वेश्चन है कॉर्क कैम्बियन कैसे विकसित होता है? तो कॉर्क जो कैम्बियन है वो हमारा पश्च विभोज्योतक से क्या होता है? विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है एंजाइम के सह एंजाइम और कृत्रिम समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि एंजाइम और सह एंजाइम, एंजाइम के सह एंजाइम मतलब एंजाइम जो होते हैं उनके सह एंजाइम होते हैं और कृत्रिम जो समूह होते हैं उनके संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो ऑप्शन है हमारे पास दोनों एंजाइम क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, मतलब को एंजाइम भी और मतलब सह एंजाइम भी और एंजाइम भी, दोनों को अपोहन द्वारा एंजाइम से अलग किया जा सकता है, दोनों कार्बनिक यौगिक होते हैं, दोनों पॉलीपेप्टाइड नहीं होते हैं। दोनों पॉलीपेप्टाइड कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों को अपोहन द्वारा एंजाइम से अलग किया जा सकता है, यह जो कथन है ये कथन क्या है? गलत है। इसके अलावा जो सारे कथन है वो क्या है? सही है। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं और को एंजाइम जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक भी होते हैं और पॉलीपेप्टाइड नहीं होते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक अहिफेनी मादक पदार्थ नहीं है? अहिफेनी, अहिफेनी मादक पदार्थ नहीं है। क्या है? अहिफेनी मादक पदार्थ नहीं है। एम्फेटेमिन, मॉर्फिन, हेरोइन और पेथिडीन, इसमें से कौन सा अहिफेनी मादक पदार्थ नहीं है? तो एम्फेटेमिन ये क्या है? एक प्रकार का मादक पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्लाइडोमोनास का हरित लवक कैसा होता है? कॉलर के आकार का, सर्पिल, प्याले के आकार का और ताराकार। इसमें जो क्लाइडोमोनास है उसमें हरित लवक का साइज पूछ रखा है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि प्याले का आकार का होता है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विषाणु संक्रमण सामान्यतः किसमें अनुपस्थित होता है? विषाणु का जो संक्रमण है वो किसमें अनुपस्थित होता है? फ्लोएम कोशिका में, जाइलम कोशिका में, पित्त कोशिका में और शीर्षस्थ विभोजी उत्तक में। मतलब किसमें इनमें से क्या होता है कि विषाणु का संक्रमण अनुपस्थित होता है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि शीर्षस्थ विभोज्योतक में क्या होता है? विषाणु का संक्रमण अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। नीचे दिए गए आरेख एक कोशिका चक्र को दर्शाता है। नीचे दिए गए जो आरेख है वो एक प्रकार की कोशिका चक्र को दर्शाता है। सबसे बड़ी जो चक्र है इसमें क्या है? क्या है? अंतरावस्था, फिर है एम फेज। ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है वी के दौरान, यानी कि इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, इसमें वी के दौरान जो वी है, वी फॉर वैन,
वैन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, जो वी है वो उसके दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है ये पूछ रखा है। ठीक है, तो वी के दौरान क्या होती है, ऑप्शन है हमारे पास डीएनए की प्रकृति बनती है, तार केंद्रों की प्रकृति बनती है, गुणसूत्र संघनित होकर छोटे और मोटे हो जाते हैं, प्रोटीन और कोशिकीय अंगों का उच्च उच्च उपापचय की क्रिया होती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि इसमें प्रोटीन और कोशिकीय अंगों का उपापचय होती है। ठीक है, दिए गए जो आरेख है उसमें भी जो है वह प्रवस्था जीवन को मतलब दिखाता है, क्या किसको दिखाता है, जीवन को दिखाता है। ठीक है भैया, तो जीवन को दिखाता है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। एक खाने के मेज पर दो दोस्त एक साथ खा रहे हैं, उनमें से कुछ भोजन निकलने के दौरान अचानक खांसना शुरू कर देता है। यह जमसन वाले क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन पहले एम्स में आते थे भैया, लेकिन अब तो नीट हो गया, तो नीट में देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं नहीं। क्वेश्चन तो होता है एकदम अच्छे वाला, मजेदार क्वेश्चन होता है। ठीक है, यह खांसी निम्नलिखित में से किसके अनुचित गति के कारण हुई है, या जो है किसके अनुचित गति के कारण, मतलब इसमें भैया कौन अनुचित गति करने लगा। ऑप्शन है हमारे पास कंठ छेद, मध्यपट, ग्रीवा और जीभ, किसके द्वारा होता है। तो खांसी जो होती है वह कंठच्छद के अनुचित गति के कारण होती है। किसके अनुचित गति के कारण होती है, कंठच्छद की अनुचित गति, यानी कि एपिग्लोटिस के अनुचित गति के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोलिसिस का पहला चरण है। ग्लाइकोलिसिस का पहला चरण ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण, फ्रुक्टोज के ग्लूकोज का रूपांतरण और ग्लूकोज का निर्जलीकरण। तो जो ग्लाइकोलिसिस का पहला चरण है वो होता है ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण। डी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। सूत्र कणिका इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में होता है। जो सूत्र कणिका जो है वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में कहाँ होता है। ऑप्शन है हमारे पास संश्लेषित एटीपी अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता के प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, यूबी क्विनोन यानी कि FADH2 के माध्यम से अपचयी समतुल्य को प्रभावित करता है, साइटोक्रोम C आंतरिक सूत्रकणिका झिल्ली की बाहरी सतह से जुड़ी बृहद प्रोटीन होती है, संकुल IV में साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 है, लेकिन कॉपर केंद्र नहीं होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा यूबीक्यूनिन और FADH2 के माध्यम से अपापचयी समतुल्य को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। जीव विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी शाखा है जहां पे पादप और प्राणियों दोनों के लिए लागू होती है। पादप और प्राणी दोनों के लिए लागू होती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वर्गीकी। वर्गीकी क्या है, टैक्सोनॉमी में हम जीवों का भी अध्ययन करते हैं और जीव में क्या क्या पादप का भी और जंतु का भी। किसका किसका, पादप जो पैर से पानी पीता है भैया, और जंतु, ठीक है, दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन। पाई चार्ट अंकित नहीं किए गए क्षेत्र ए तथा बी का नाम बताइए और जो जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनके प्रमुख प्रजाति सवर्ग के अनुपात की संख्या में दिखाते हैं। ये जो है ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी के इकोलॉजी वाले यूनिट से, यानी कि परिस्थितिकी वाले यूनिट से, ये आपको एनसीईआरटी के परिस्थितिकी वाले यूनिट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, परिस्थितिकी वाले यूनिट से। डायरेक्ट आपका एक डायग्राम को डाल दिया गया है और पूछा गया है कौन किसका क्या है भैया। ठीक है, कौन किसका क्या है। तो कहाँ है भैया ये, हाँ पूछ रखा है मॉस और फर्न। क्या, मॉस और फर्न। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, पहले ए है ब्रायोफाइटा, बी है अनावृत बीज। इसको जूम इन करते हैं एक बार, फिर पता चलेगा थोड़ा अच्छा से आप लोगों को। ठीक है, देखिए, हाँ ए जो है ब्रायोफाइट्स, बी जो है अनावृत बीज। ए ब्रायोफाइट्स, बी अनावृत बीज। ए जो है कवक और बी है अनावृत बीज। एक बात बताएं, ए जो है ना वो कवक है, ठीक है, और बी है ना अनावृत बीज है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो है
क्या है ये आई आई मतलब ये क्या है ये एक एक मतलब अकॉर्डिंग टू आईयूएनसी 2004 के अकॉर्डिंग जो है टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो स्पीसीज जो डिस्क्राइब किए गए हैं वो 1.5 मिलियन डिस्क्राइब किए गए हैं, मतलब अभी तक बताए गए। ठीक है भैया, इसके बारे में बताया जा रहा है। ए कवक का है और बी अनावृत जीवों का जैव विविधता का सही अनुपात यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल क्या संदर्भित करता है? अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक, वैश्विक उष्णन और जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का अवक्षय करने वाले पदार्थ, आनुवांशिकी रूप से संशोधित जीवों का सुरक्षा। तो जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है वो क्या है, ओजोन परत के अवक्षय करने वाले पदार्थों के बारे में बताता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। रेडियो सक्रिय अणु से चिन्हित किए गए डीएनए या आरएनए खंड को कहा जाता है? जो रेडियो सक्रिय पदार्थ से डीएनए और आरएनए को चिन्हित किए गए जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? संवाहक, संपरीक्षित चित्र, कोलोन और प्लाज्मिड। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं संपरीक्षित चित्र। क्या कहते हैं? संपरीक्षित्र कहते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर बी। वीडियो कैसा लगा साथियों? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो इसका पीडीएफ लिंक है वो इसके हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों के इतना सहयोग देने के लिए।